बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पीआरसी 4 में हमने लास्ट टाइम शायद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को थोड़ा सा डिस्कस किया था, याद है? जरा वापस से देख लो। आज इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और हमारा जो डबल एंट्रीज जो है वो हमारी स्टार्ट होंगी। जरा बताओ, जरा हेड्स ऑफ अकाउंट के अंदर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट थे, याद है सबको? दो कॉलम्स के नाम है, दैट इज डेबिट एंड there is no proper definition of debit and credit। और रूल्स कुछ ये बनाए थे कि whenever assets and, मैंने कहा जब भी याद करना हो दोनों को एक साथ याद कर लेना। whenever assets and increases in the business, दोनों जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट रिकॉर्ड, whenever assets and expenses decreases in the business credit record। ये आज की utmost important क्लास है। डबल एंट्रीज हम स्टार्ट करेंगे और बाकी जो आपके पास है दैट इज लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यूज इंक्रीजेस इन द बिजनेस क्रेडिट रिकॉर्ड एंड डिक्रीजेस इन द बिजनेस। कुछ ट्रांजैक्शंस लिखवाई थी आपको कल, याद है? सारे स्टूडेंट जरा निकाल लें वो सवाल। अब एक और काम ये करो, उसमें कितनी ट्रांजैक्शन लिखवाई थी मैंने, जरा बताओ? 16। उसके बाद वाला एक और पेज छोड़ दो और चलेंगे, लेकिन पहले हम ये 16 ट्रांजैक्शन आज बनाएंगे, इसके बाद आगे फर्दर लिखवाई जाएगी। एक और पेज छोड़ के फिर कंपनी का नाम जो है समझ लो मिस्टर अहमद ही है, पहले इधर देख लीजिएगा, इसके बाद कॉपी कीजिएगा मिस्टर अहमद जनरल, पहले का नाम जनरल है और फिर है जर्नल। जनरल जर्नल एंट्रीज कहलाती हैं। जनरल का मतलब होता है जनरल बात है, आम बात है, और ये जर्नल ये वाला रजिस्टर वाला होता है, तो ये था आम रजिस्टर की एंट्रीज, जनरल जर्नल एंट्रीज। हमारे पीआरसी 4 के अंदर आपको सिर्फ टिक करना होगा। डेफिनेटली जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उधर टिक भी नहीं कर सकते हो। सर इसका फॉर्मेट किस तरह बनता है? एक डेबिट कॉलम होता है, एक क्रेडिट कॉलम होता है, एक पोस्ट रेफरेंस का कॉलम होता है और इधर आपके पास एक डेट का कॉलम होता है। चलिए, हाँ, डेट हो या सीरियल नंबर हो, जो भी लिखना चाहो। इस सवाल में मेरे ख्याल से मैंने सीरियल नंबर ही दिया है। इधर लिखा जाता है पर्टिकुलर्स। ये सारा आपका काम आएगा कैफ 1 में। अभी तो आपके पास सारे के सारे टॉपिक के अंदर सीबीई पेपर्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में तो आपको सिर्फ टिक करना है। और ये आ गया आपके पास पोस्ट रेफरेंस, इधर आ गया आपके पास एक डेबिट का कॉलम और एक बच्चों रूल सामने। जरा इनिशियली पहला क्लास है तो याद रख लो, जिन्होंने पहली टाइम वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो याद रख लो कि शुरू में थोड़े से रूल्स सामने रखिएगा, इसके बाद एंट्रीज बनाइएगा। कुछ इसके कवायद और जवाबित हैं डबल एंट्रीज बनाने के, बहुत सारों को पता होंगे, लेकिन उसमें सबसे एक कॉमन रूल ये है कि अपने आप को हम मिस्टर अहमद का अकाउंटेंट तस्वुर करेंगे। जब भी अकाउंटिंग करोगे पीआरसी 4 की, तो हम किसी भी बिजनेस के एज एन अकाउंटेंट है। ओनर बन के अकाउंटिंग करोगे तो हमेशा उल्टे, हमेशा तुम्हारे सारे के सारे रूल्स जो है वो नेगेटिव या ऑपोजिट जा रहे होंगे। सवाल पढ़ना। नंबर 1 क्या है? पहली एंट्री पढ़िएगा, मिस्टर अहमद स्टार्टेड अ बिजनेस। नंबर 1, invested cash rupees 5 lakh and come up with furniture rupees। साथ क्या लेकर आए? फर्नीचर लेकर आए और कंप्यूटर लेकर आए। अब देखो रूल नंबर 1 बच्चों गौर से सुनिएगा। पहला स्टेप, मिस्टर अहमद क्या लेकर आए? कैश। फिर ये क्या होगा? फ्रीक्वेंटली डे बाय डे जो है वो, इसमें टाइम कम लगना चाहिए, अभी तो ऐसा लगेगा बहुत लंबी कहानी हो रही है।
सबसे पहले ये देखना है कि अल्सर में से यानी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज में से क्या चीज आई है। तो कैश की नेचर, अब उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, टेंजेबल है या इनटेंजेबल है, करंट है, नॉन करंट है, बस एसेट है। अब ये देखा कि कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बिजनेस के लिहाज से? तो सबसे पहले रूल क्या है, जरा गौर से सुन लो, फिर कह रहा हूं। सबसे चिपका के जो सबसे पहला आइटम लिखा जाता है वो डेबिट का लिखा जाता है। 5 लाख रुपए लिख दिए। मुझे कॉमे डालने की आदत नहीं है। FAR 1 के अंदर हम लोग बोलते हैं भाई ना डालो तो बेहतर है, इतने खराब खराब वाहियात कॉमे डालते हैं, 1 लग रहे होते हैं, फेल हो जाओगे। अगर सही बिल्कुल प्रॉपर वे में डालने की आदत है तो डालिएगा, पर नहीं डालना हो तो ना डालिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, कैश आया, एक एसेट इंक्रीज हो गया। जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो कहां लिखना है? डेबिट में। सामने देखो भाई, सामने सारे कैश जब भी इंक्रीज होगा यानी एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखोगे। लेकिन साथ वो क्या लेकर आए भाई? फर्नीचर भी लेकर आए। तो वेरी नेक्स्ट लाइन, कोई भी लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर लेकर आए, कितने का? 30,000 एंड कम अप विद। ये तीनों की नेचर क्या है बच्चों? एसेट। इन तीनों की नेचर क्या है? फिर कह रहा हूं, अभी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि टेंजेबल है या इनटेंजेबल है, नॉन करंट है या, हाँ, ये इसका डिफरेंशिएट तुम्हें पता होना चाहिए। कंप्यूटर कितने का ले आए? 20,000। पहला सवाल है, रूल 7 लिखोगे। एसेट इंक्रीज होता है, यू ब्रैकेट ये कॉल सामने लिखोगे। ए स्टैंड फॉर एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एरो ऊपर की तरफ है, तो हमने डेबिट में लिख दिया। इन सबको ऐड करो, 5 और 30 और 20, 5.5 लाख। ये कौन लेकर आया भाई? ओनर। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। अब रूल देखो, जहां पे डेबिट लिखा है उसके वेरी नेक्स्ट लाइन में कोई लाइन वाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा हूं, 4 या 5 वर्ड्स के बाद जो है वो क्रेडिट वाला लिखा जाता है, दैट इज कैपिटल। ये अकाउंटिंग के अंदर एक डबल एंट्री कहलाती है। एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी, हर क्रेडिट का डेबिट लाजमी होगा, हर डेबिट का क्रेडिट लाजमी होगा। पहले डेबिट ही लिखा जाता है। अच्छा, ये रूल में क्या हुआ है? एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट में लिखा है, कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट में लिखा है। साथ साथ बनाते जाओ, जरा पहले फॉर्मेट बनाओ, थोड़ा सा तेज काम करो। कैपिटल एक ही बात है बेटा, लिख दे, कोई इशू नहीं है, इसके ऊपर कोई मसला नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। अहमद कैपिटल, अहमद का कैपिटल। ये एक डबल एंट्री हमारी बन गई। देखिएगा, कोई भी ऐसी एंट्री नहीं दिखेगी जिसमें इन रूल्स की वायलेशन हो रही हो या रूल ब्रेकअप हो रहा हो। हमेशा ये सामने रखना। जो कितने स्टूडेंट्स वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जरा बताइएगा सब। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ग्रेजुअली जो है, एक हैंडआउट मैं फोटोकॉपियर को ये दे रहा हूं, तो वो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर फोटोकॉपी करवाते हुए ले आइएगा। अच्छा जी, फर्स्ट एंट्री हो गई, सबके समझ में आ गई ये बात? एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट रिकॉर्ड, कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट रिकॉर्ड। सामने रूल्स देख लो, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट रिकॉर्ड, कैपिटल इंक्रीज हुआ क्रेडिट रिकॉर्ड। देख लेना, याद करना है रूल्स जैसे होता था। A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है किसी को? मैट्रिक में पढ़ा था।
कैसा जानदार रट्टा लगा हुआ है, इस तरह इसको भी याद रखना है। ये भी रट्टाफिकेशन है, ये रूल याद करने हैं। हाँ, दिमाग किस में चलाना है कि क्या चीज है, सेग्रीगेट करना नहीं आता बच्चे को, क्या एसेट है क्या एक्सपेंस है, और वो कुछ दिनों बाद आ जाती है। सेकंड एंट्री पढ़ोगे जरा, सेकंड, शाबाश, थोड़ा सा एक्टिव काम करना है आज 2 घंटे की क्लास में। परचेज गुड्स ऑन कैश। सबसे पहले तो गुड्स को अंडरलाइन कर लो। जिस चीज का हम कारोबार करते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, यानी जिसको हमने बेचने के लिए लिया है, वो हमारे लिए गुड्स कहलाता है अकाउंटिंग में। क्या कहलाता है? और उसको किस लिहाज से, किस नाम से जो है रिकॉर्ड किया जाता है? परचेजेस। गलत, मर्चेंडाइज नहीं आता इधर भाई, परचेजेस। परचेज लिखा तो ये उर्दू इंग्लिश का वर्ड हो गया। परचेज का मतलब होता है परचेज करनी है यार, ये चीज। परचेज का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। और ये परचेजेस हो गया तो ये अकाउंटिंग की एक टर्मिनोलॉजी बन गई। कुछ भी नहीं है बड़वा, कुछ नहीं, वो घर ले जाओ। परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, कुछ भी नहीं लिखते हैं मेरे बच्चे। परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। अभी बताते हैं कितने की गुड्स दी है? 1,50,000। हमारे मिस्टर अहमद का किस चीज का कारोबार था, जरा बताओगे? वेरी गुड, कल ही बताया, इतने बुड्ढे हो, कल की बात याद नहीं आज तक। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम शुरू करा था, पहली लाइन में लिखा हुआ भी है, मिस्टर अहमद स्टार्टेड बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो परचेजेस है, ये गुड्स है, उसको थोड़ी देर के लिए हम क्या एसेट ट्रीट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? समझ लो, जो गुड्स हम, जिस चीज का हम कारोबार करते हैं, वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है, डेबिट रिकॉर्ड, एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट, बॉस ने 1.5 लाख रुपए के क्या है, फ्रिज, एसी वगैरह खरीदे। क्यों खरीदे? बेचने के लिए। है? किसके लिए खरीदे? बेचने के लिए। तो बिजनेस में क्या चीज आई? गुड्स। और बिजनेस से क्या चीज गई? बॉस ने जो है अकाउंटेंट को बोला इसको 1.5 लाख रुपए की पेमेंट कर दो। तो एक एसेट इंक्रीज हुआ, बोल लो जरा भाई, एक एसेट डिक्रीज हुआ। स्पेशली जो वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बार बार कह रहा हूं। नेक्स्ट देखो इसके बाद, अच्छा ये परचेजेस की नेचर जाके लिख लेना, गुड्स। एसेट की मैंने 4 कॉलम बनवाए थे कल, देखो। बहुत बुड्ढे हो यार, बहुत मरे हुए, अल्लाह माफ करे। खत्म बच्चे हो, खत्म। ये सदके के बकरे नहीं होते, देखे मर रहे होते बेचारे, बिल्कुल ऐसे लग रहे हो, अल्लाह माफ करे। थोड़ा जानदार पढ़ा करो, ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत मार वार के, अम्मा अब्बा ने बहुत मारा और पीट वीट के भेजा हो। खुश दिली से पढ़ो। अब आ गए हो ना, अब आ गए हो, अभी तो कुछ महीने बाद समझ में आएगा जब मैं वापस बोलूंगा अब आ गए हो ना। अभी तो दूसरी क्लासेस से भगाना नहीं चाह रहा। मेहनत करो, मेहनत मेहनत बच्चे, मेहनत कर लो। 7 साल अपनी जिंदगी से निकाल दो, बोलना बहुत आसान है। 5 से 6 साल, 6 साल आपको सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होके होना पड़ेगा इस क्वालिफिकेशन के, अगर सच्ची बात करनी है तो। बाकी तो दुनिया चल रही है तुम्हारे सामने, आते हैं जाते हैं हर से, मतलब कि यूं समझ लो, अभी तो ये कम बच्चे हैं, नीचे वाले उसमें 100 बच्चे आते हैं, 150 बच्चे होते हैं पीआरसी में, जो माइक के बगैर भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन क्वालिफाई कितने होते हैं ये बता दो मुझे जरा। सीए, यानी एंट्री रूट भी इतना आसान है और एग्जिट भी इतना आसान है। एग्जिट कब करोगे? जब पेपर रह जाएंगे डेफिनेटली। और पेपर रहेंगे क्यों? कि तुम मेहनत नहीं करोगे। मेहनत करनी है जानदार किस्म की, और खुश दिली से पढ़ना है, ऐसे नहीं बेदिल से कि अबे यार कहाँ अजाब में आ गए साले, अच्छा खासा सो रहे थे, अभी घूम रहे होते, बाहर चाय ढाबे पे चाय पी रहे होते। ये नहीं, पीली बहुत ज्यादा पीली, अब तो काम कर लो जरा। अच्छा जी, गुड्स जो है परचेजेस की नेचर एसेट, एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट। बिजनेस में जो है एसी, फ्रिज वगैरह, इसकी डिटेल नहीं बताएगा, बस लिखा हुआ आएगा गुड्स। क्या लिखा हुआ आएगा? गुड्स। जिस चीज का हम कारोबार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। ये आप लोग अभी खालिद बिन वलीद रोड से आ रहे थे, सारी गाड़ियां जो है ये डिस्प्ले पे खड़ी होती हैं,
इनके लिए सारे गुड्स हैं। क्या है? अगर तुम्हारे इधर नर्सरी की तरफ चले जाओ तो सारी फर्नीचर की मार्केट है, तो इसके पास जो फर्नीचर जितना भी पड़ा हुआ है वो सारा क्या है? गुड्स है, बेचने के लिए उनका कारोबार है। नेक्स्ट थर्ड पढ़ना भाई। चलो भाई, कोई माशाल्लाह पहली मर्तबा कोई कस्टमर आया, बिजनेस नया स्टार्ट करा, कोई नया कस्टमर आया, उसको हमने क्या बेचा है? कोई भी फ्रिज बेचा है, एलसीडी बेचा है। कितना? कैश पे। क्या चीज आई हमारे बिजनेस में? कैश आया। कितना आया? और क्या हमने गुड्स बेचे हैं ना, और उस गुड्स को जब बेचोगे तो उसमें क्या शामिल होगा? प्रॉफिट, यानी रेवेन्यू जनरेट हुई है। जब भी गुड्स सोल्ड आउट होंगे, क्या होंगे? गुड्स, तो वो क्या कहलाएंगी? रेवेन्यूज। क्या कहलाएंगी? तो जब भी रेवेन्यूज इंक्रीज होंगी तो उसको आप, फिर बोल रहा हूं 4 लाइन छोड़ के वेरी नेक्स्ट टाइम में लिखोगे सेल्स। क्या लिखोगे? अच्छा ये जरा बताओ रूल्स के लिहाज से, और ये लाइन ड्रॉ कर दोगे, और लाइन पूरे तक नहीं ड्रॉ करोगे, सिर्फ पर्टिकुलर्स पे करोगे। जिस तरह लिख रहे कॉपी पेस्ट छापोगे, बिल्कुल छपोड़े बन जाओ, छपोड़े, और बिल्कुल इसी तरह से छापोगे जिस तरह से लिखा है। पहली बात, जरा रूल बताओ इसके अंदर क्या हुआ? एक एसेट इंक्रीज हुआ, अच्छी तरह तो बोलो, बढ़ गया बढ़ गया, क्या कर रहे हो? एक एसेट इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई बेटा, रेवेन्यू भी। वापस से जरा शुरू से 3 ट्रांजैक्शन अभी तक हमने कंप्लीट करी है। पहली ट्रांजैक्शन में एसेट इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी, ये आ गया, तुम्हें अकाउंटिंग आ गई। दूसरी एंट्री में एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट, भाई एसेट खरीदे थे तो एसेट आ गए, उसके अगेंस्ट में हमने क्या दिए? तो हमारे बिजनेस से क्या चीज चली गई? जो मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, अभी इसकी कोई वो पंचायत नहीं है कि सर ये कहां से आए। बाबा जो इससे दिए थे उसी में से दिए ना यार, हम अपने घर से थोड़ी लाएंगे, हमारा कारोबार थोड़ी है। और हम हैं कौन बाय द वे? हम तो हैं ही वैसे भी फकीर, हम तो खुद जॉब के लिए आए हैं, हम अपने पास से थोड़ी देंगे। जो पैसा पड़ा हुआ है उसी में से हम पैसे देंगे। कभी बच्चे का होता है कि सर वो कहां से निकाल निकाल के दे रहा है। भाई तुझे क्या पंचायत है यार, तुम डबल एंट्री बनाओ कि वो पड़े हुए हैं उसमें से दिए हैं डेफिनेटली। फोर्थ एंट्री पढ़ो जरा। तीसरी एंट्री में जब भी गुड्स सोल्ड आउट होंगे, अपने पास लिख लो, अपने पास लिख लो, जब भी हम गुड्स सोल्ड आउट करेंगे तो वो सेल्स रेवेन्यू कहलाती है। चौथी ट्रांजैक्शन पढ़ोगे बेटा फास्ट। फर्नीचर फॉर 40,000 कैश। अब देखो इधर लिखा हुआ है फर्नीचर, अंडरलाइन कर लो जरा। बता रहे फर्नीचर सबसे बड़ा फर्क बेटा, फर्नीचर वर्ड लिखा हुआ आया तो यानी ये यूज के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ यूज लिख लो, फॉर बिजनेस यूज के लिए लिया है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज बेचने के लिए और कौन सी चीज यूज करने के लिए? जो चीज अपने नाम से लिखी हुई आए, परचेज फर्नीचर, परचेज फैन, परचेज डिलीवरी वैन, परचेज मोटर व्हीकल, परचेज फर्नीचर, तो समझ जाना वो यूज के लिए लिया है। अभी क्या लिया है जरा बताओ? फर्नीचर। हाँ वो एसेट है, एक एसेट इंक्रीज हुआ 40,000, किस पे लिया है? एक एसेट इंक्रीज हुआ, बता दो भाई। एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट, कैश की नेचर भी एसेट है। कुछ फर्नीचर होगा, जरूरत होगी, हर काम बॉस बोलता है, जो बोलेगा बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। बॉस ने बोला भाई ये लेकर आओ, ले आएंगे। बॉस बोलेगा ये ले आओ, ये ले आएंगे। बॉस ने बोला भाई फर्नीचर की जरूरत है, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, कस्टमर आते हैं, कहाँ पे बिठाएंगे? तो इसलिए फर्नीचर खरीद के लेकर आओ, डिस्प्ले पे रखने के लिए, कहीं पे भी रखने के लिए। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, लेकिन ये बेचने के लिए नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, मैंने क्या बोला? बेचने के लिए नहीं है। मैंने कहीं ये नहीं लिखा, मैंने ये कहीं नहीं बोला कि बिक नहीं सकता। जमीन आसमान का फर्क है। तो सर आपने बोला था ये तो बेच ही नहीं सकते, बिक तो जाएगा लेकिन बेचते नहीं है। इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूं। आपके घर में जब मैंने कल वो एग्जांपल दी थी, शायद याद हो, कोई भी 3 डब्बे वाला आता है और कोई जो है रद्दी वगैरह बेचते हो, तो तुम्हारे घर में क्या हर वक्त रद्दी निकलती रहती है? हर रोज बेचते हो? तुम्हारे घर में कारोबारी यही है क्या? वो भाई कभी निकल गई तो बेच दिया, वो एक ऑड सिचुएशन है।
तो ये फर्नीचर में याद रख लेना यूज के लिए लिया है, लेकिन हमने जो है ये नहीं लिखा कहीं पे बुक्स में कि ये बिक नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पढ़ना। नाम से ही पता चल रहा है क्या है, कौन से हेड में से आ रहा है? वेरी गुड बेटा, नाम से उसी एक्सपेंस से लिख दोगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इंक्रीजेस, पेड। ये भी बड़े मजेदार चीज है। सर हमने क्या दिया? बेटा तुम रिक्शा वाले को क्या देते हो? मेरे ख्याल से फूल देते हो। ओ भाई कैश दोगे। सर लिखा हुआ नहीं आया। पेड इतना बड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ तो आया है पेड। तो मेरे बच्चे क्या दिया होगा? अल्लाह के बच्चे, मतलब कि उसको वो डेफिनेटली अंडरस्टूड सी बात है, दुआएं थोड़ी दी होंगी, मारेगा वो। एक एक्सपेंस इंक्रीज हुआ कितना? हाउ मच? एक एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और एक एसेट, कोई चीज मंगवाई होगी उस पर ट्रांसपोर्टेशन दिया है। जिससे कि बच्चों का ये कहना है सर कैश नहीं दिखाए, बाकायदा ये खास तौर पे इंटर कॉमर्स वाले ऐसे वाहियात सवालात करते हैं, सर पेड में कहीं लिखा नहीं है। ओ भाई साइलेंट का मतलब होता है कुकर थोड़ी दिया होगा अपने घर का, कैश ही दिया होगा डेफिनेटली। जो टर्म है आपके एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी कैश ही होता है। चेक लिखा हुआ आएगा तो फिर बैंक बीच में यूज करोगे। नेक्स्ट पढ़ना, फिफ्थ के बाद। भाई बॉस ने बोला जाके बैंक अकाउंट ओपन करवाओ, तो हमने बिजनेस का बैंक अकाउंट खोला है। बैंक की नेचर भी एसेट है। ये साथ ये जरूर लिखना, साथ ये जो लिखा है ये सारे बच्चों के मैं रजिस्टर में अभी चेक करूंगा ये लिखा हुआ हो आगे रूल्स। एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट डिक्रीज हुआ। बल्कि इसका एक और ये काम ये कर लो, कितना आया जरा बताओ? 1 लाख जी। कॉपी करो पहले इतना। डिफरेंट उससे लिख दिया ताकि ये सारे एसेट इंक्रीज हुए और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ। थोड़ी देर के लिए परचेजेस की नेचर एसेट मैंने बोला है, तुम्हें आसानी से समझ में आए। एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ। गुड्स सोल्ड आउट करें, प्रॉफिट पे बेचा होगा। एक एसेट इंक्रीज हुआ और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है। फर्नीचर आया है बिजनेस में, एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ। एक्सपेंस इंक्रीज हुए और एसेट, वेरी गुड। एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट। नेक्स्ट पढ़िएगा 6 के बाद 7th, 7वीं ट्रांजेक्शन। सबने लिख लिया 6 तक? 7th पढ़िएगा। भाई इस दफा क्या हुआ, मिस्टर अहमद के कोई जानने वाले होंगे, उसका कोई जान पहचान वाला निकल आया होगा, उससे हमने उधार में गुड्स खरीद के लिया है, यानी टीवी फ्रिज वगैरह। तो सबसे पहली बात ये, बिजनेस में हमारी क्या आ गया? परचेजेस आ गई। परचेजेस आ गई। कैश दिया है? नहीं। उधार लिया है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट हुई होगी। वेरी गुड। तो हमने कुछ दिनों बाद पैसे देंगे, तो वो क्या कहलाती है? एक एसेट इंक्रीज हुआ, गुड बेटा। लेकिन लिखने का तरीका देख लो, थोड़ी सी जगह छोड़ के। अकाउंट्स पेबल लिखोगे, क्रेडिटर भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो। आगे बंदे का नाम लिखना बहुत जरूरी है। आमिर था ना? हाँ। कितना था जरा बता दो? 3,50,000 के गुड्स हमारे बिजनेस में आए, तो एसेट इंक्रीज हो गया। एक एसेट इंक्रीज हुआ और लाइबिलिटी एल के अपवर्ड लिख देना कि लाइबिलिटी भी, बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई है। क्यों? गुड्स तो आ गए, पैसे नहीं दिए।
लेकिन फिक्र नहीं करो, कुछ दिनों बाद देने, थोड़ी सी मार्जिन मिल गई है, 10-15 दिन, 45 दिन, 60 दिन का एक टाइम पीरियड मिल गया है, और डेफिनेटली ये बॉस का कोई जानने वाला होगा, उसने हमें ये उधार गुड्स दे दिए। नेक्स्ट पढ़िएगा जरा 8। Defective goods returned to Mr. Amir 25,000. वो जो गुड्स आए थे ना, कितने के आए थे मिस्टर आमिर के पास से, उसको हमने जरा चेक करा तो पता चला मिस्टर आमिर ने हमें जो है माशाल्लाह 25,000 रुपए गुड्स खराब दे दिए थे। अब मजे की बात ये, एक और बात समझना, इसीलिए दुनिया में ज्यादातर ट्रांजैक्शन उधार पे होने लगी है कि पैसे तो दिए नहीं है। हाँ, पैसे दिए होते तो हमारे पैसे फंस जाते। किस तरह, जरा यूं समझ लो, हमने थोड़ी देर के लिए समझना, परचेज गुड्स दिए हमने 3.5 लाख रुपए के कैश पे, उसमें से कुछ गुड्स जो है खराब आए 25,000 रुपए के। एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, हालांकि आपने अपने सप्लायर को बोला था अगर खराब निकलेगा तुम्हें एक्सचेंज होगा, तो तुम्हें पता है जब बेचते हुए तो सब एक दूसरे को कैसी टोपियां देते, सर फिक्र ही नहीं करें, टेंशन ही नहीं ले, आपकी दुकान, सबसे पहली बात तो ये। अब जब आप लेने के लिए गए, बोलने के कि सर ये आपने 25,000 रुपए गुड्स खराब दिए हैं, पहले तो थोड़े से मुंह बनाएगा कि कहाँ से वापस आ गया, लेकिन आपने इतने बड़े वादे वईद करे थे लेने के, तो अब क्या हुआ, सबसे पहले तो उसका और इत्तेफाक है, चलो जेन्युइन तरीका समझ लो कि उसका गुड्स नहीं है, जो हमने वैरायटी ली है वो उसके बाद अभी अवेलेबल नहीं। तो वैसे तो उसूली तकाजा ये है कि 25,000 रुपए के गुड्स हमने वापस करें तो उसको 25,000 रुपए हमें, जैसे कि हमने तो पूरी पेमेंट दी है। बोला सर कैश तो वापस मिलता ही नहीं, आपको पता है माशाल्लाह, वो तो हेड ऑफिस चले जाता है, हेड ऑफिस से आगे चले जाता है, किमाड़ी चले जाता है, उधर चले जाता है, लंबी लंबी कहानियां। तो भाई आप 25,000 रुपए, सर वो 10-15 दिन बाद क्या आएंगे, गुड्स आएंगे और फिर आप 25,000 रुपए का ले जाइएगा। हमारे बिला वजह 1 महीने तक पैसे ब्लॉक रहे। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए अब हमने क्या करा, हम लेते ही उधार है माशाल्लाह, अब कर ले तू। ये दुनिया में एक टेक्निकल एक्सपेक्ट हो गया कि उधार पे लिया है। अब क्या हुआ है, सिर्फ मिस्टर आमिर को, आप तो पहले तो फोन करते थे ना, अब तो सिर्फ एक मैसेज करते थे 25,000 रुपए गुड्स वापस भेज रहा हूँ ड्राइवर के साथ। तो आप बराए मेहरबानी, हाँ ये एक अलग बात है कि वो गुड्स खराब नहीं करे हुए हो तुमने। मेरा सवाल है, हम अपनी बुक से जब हमने गुड्स वापस भेजे तो हमारे पास से लायबिलिटी क्या हो जाएगी, वेरी गुड, हम मिस्टर आमिर को अब 25,000 रुपए कम देंगे, वेरी गुड, उसके बैलेंस में से हम 25,000 रुपए सिंपल उधार। ये जो है हिसाब किताब है बच्चे, बस ये प्रॉपर वे में होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जैसे पूरी दुनिया में चलती है। हालांकि ये सिंपल प्लस माइनस से भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें ही समझ में आएगा। अगर यूं लिखें 3.5 लाख और फिर लिख दें 25,000 तो सबको बोलते फिरोगे, ये लिखा हुआ होगा तो कोई भी आके पढ़ लेगा, अच्छा यानी कि, और इधर लिखते क्या है बच्चों, परचेज रिटर्न, क्या लिखते हैं, परचेज। अब अगर इसका जरा रूल समझ लेना, लाइबिलिटी तो कम हो गई, एग्री करते हो बेटा? अच्छा, जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो कहां लिखते हैं, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो देख लो जरा, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट में लिखते हैं। और जरा मुझे बताओ, परचेज रिटर्न की नेचर जो है रेवेन्यू होती है, वैसे परचेज रिटर्न की नेचर क्या होती है, रेवेन्यू। सर ये क्या समझ नहीं आया, बस यूं समझ लो, अभी तुम्हें अगर मुश्किल लग रहा हो तो इसमें एसेट को डिक्रीज भी कर सकते हो कि हमारे पास से गुड्स चले गए, हमारे पास गुड्स कितने के आए थे, फिर पूछ रहा हूं 3.5, उसमें से हमने अगले दिन 3-4 दिन बाद कितने गुड्स वापस कर दिए, तो हमारे पास से क्या चीज चली गई, एसेट्स चले गए। तो अगर चाहो तो उसको आप एसेट भी डिक्रीज लिख सकते हो, लेकिन असल नेचर इसकी रेवेन्यू वो बाद में बताऊंगा, कुछ चीजें थोड़ी सी बाद में भी बताऊंगा, ये अभी वैसे इसकी नेचर रेवेन्यू है। लेकिन अभी आपको जरा जो नए स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आसानी क्या है कि हमारे पास से क्या चीज चली गई, वो डिफेक्टिव थे, आउटडेटेड थे, एक्सपायर दे दिए थे,
3.5 लाख के माल में से 25,000 रुपए की माल क्या दे दिया उसने, तो हमसे कौन खरीदेगा यार, हमने तो खुद बेचने के लिए लिया है, हमसे तो कस्टमर हमें बिला वजह 25,000 रुपए जो है हमारे ऊपर जो है पेनल्टी पड़ेगी, हमने फॉरेन सप्लायर को वापस कर दिए। समझ में आ रही है बात, पक्का? इधर तक कोई भी सवाल है तो पूछ लो, 8 तक। इसकी एक चीज को बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल एक्सपेक्ट है। परचेजेस की नेचर वैसे एसेट नहीं होती, याद रखना, परचेजेस की नेचर एक्सपेंसेस होती है बेटा। लेकिन अभी दरअसल न्यू है कि जो गुड्स हम खरीदते हैं, जो गुड्स उसकी नेचर क्या है, एसेट। असल में क्या होता है, गुड्स की नेचर होती है ड्यूल, याद रखना जिंदगी में। पूरे साल गुड्स रहता है एक्सपेंस, और साल के आखिरी दिन जब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना रहे होते हैं उस वक्त वो बन जाता है एसेट। कल हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, देखो एसेट में जाके देखो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, स्टॉक स्टॉक जिसको लिखा होगा शायद, स्टॉक का वर्ड लिखा होगा एसेट में लिखा है। तो उसकी नेचर थोड़ा सा, ये तो आगे बढ़ोगे जब समझ में आएगा। अभी फिलहाल गुड्स को आप एसेट तस्वर कर लो, गुड्स को आप क्या तस्वर कर लो, एसेट। जरा गौर से सुनना भाई, सोना मत। ये कितनी एंट्रीज हो गई, 8। हमने गुड्स परचेज करे मिस्टर आमिर से, तो एंट्री बनेगी परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल मिस्टर आमिर क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या हुई है 8 में, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू मिस्टर, तो अकाउंट पेबल लायबिलिटी हमारी कम हो गई और परचेज रिटर्न हो गया, नाम लिखते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइएगा 9th। कोई मिस्टर, हर काम मिस्टर अहमद के कहने पे करेंगे। मिस्टर अहमद का कोई जानने वाला आ गया भाई, हम अपने तो किसी जानने वाले को दे ही नहीं सकते जब तक कि बॉस की परमिशन ना हो। तो बॉस ने अंदर से इंटरकॉम किया, हाँ भाई इनको गुड्स दे दो उधार, या आपको इंशाल्लाह 30-40 दिन बाद पैसे दे देंगे। दिया तो प्रॉफिट में ही है, अभी पैसे नहीं मिले, पैसे मिलेंगे। जरा मुझे बताओगे क्या कितने गुड्स बेचे हैं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट, आगे बंदे का नाम लिखोगे मिस्टर, कितना अमाउंट, 5 लाख, और सेल्स को कर दोगे क्रेडिट। कोई रूल्स के लिहाज से बताएगा मेरा बेटा, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या होती है बच्चों, गुड। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या होती है, एक एसेट इंक्रीज हुआ, और मैंने कहा था सेल्स को आप क्या ट्रीट करोगे, रेवेन्यूज। जब हम गुड्स सोल्ड आउट करते हैं तो उसकी नेचर क्या है बच्चों, रेवेन्यूज है, लिख लो अपने पास। ये रूल्स लिख दिए मैंने ना। नंबर 9 ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, 9th 10 पढ़ दो। डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न फ्रॉम, यानी हमारे पास गुड्स रिटर्न आई है,
तो उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है सेल्स रिटर्न। जब परचेज रिटर्न होती है तो उसका नाम क्या रखा है, परचेज रिटर्न। और जब सेल्स रिटर्न होती है तो उसका नाम क्या है। एक और आसान वे समझना, सेल्स कहां पे रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट में। रेवेन्यू कहां रिकॉर्ड होती है, तो सेल रिटर्न कहां पे रिकॉर्ड होगी, उसका ऑपोजिट डेबिट।
थी बताओ। एंट्री नंबर है हमारे पास 17, जरा लिखिएगा। सबसे पहले तो एक एंट्री आप ये बना लें, कैश विथड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, नंबर 17। हमने पहले गुड्स विथड्रॉन की बनाई थी ना, याद करो। 15 नंबर पे क्या बनाई थी? ड्रॉइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। अब मैं लिखवा रहा हूं कैश विथड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, कैश विथड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज रुपीज 25,000। एक चीज ये बताओ मुझे जरा, मिस्टर सलीम को हमने कितने की गुड्स सोल्ड आउट करे थे? 5 लाख के दिए थे, 50,000 के वापस आ गए थे। 5 लाख के लिए थे, 50,000 वापस आ गए। 50,000 रुपये वापस आ गए। फिर चेक आया था 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए का चेक आया था। चेक आया था। लिखो जरा, नेक्स्ट एंट्री लिखना, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर सलीम कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर रुपीज 75,000 एंड चेक, कैश कितना आया भाई? एंड चेक रुपीज 1,10,000 and check rupees in full settlement of his account, in full settlement of his account. नेक्स्ट लिखिएगा, नंबर कौन सा है? 20 लिखना। इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, इसका मतलब उसका सब कुछ अकाउंट क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है बेटा। इसका मतलब यही है कि डिस्काउंट। कितनी एंट्री हो गई? नंबर 19 लिखिएगा, परचेज मोटर व्हीकल। अब देखते हैं ये कैसी एंट्री बनाओगे तुम लोग, थोड़ा सा पहले खुद करना। परचेज क्या लिखा हमने? परचेज मोटर व्हीकल फॉर रुपीज 3,50,000, परचेज मोटर व्हीकल फॉर रुपीज, out of which 1,25,000 is paid in cash, out of which 1,25,000 रीडिंग कैश। कितने? आउट ऑफ विच 1 लाख पेड इन कैश एंड रिमेनिंग ऑन अकाउंट। एक हमने मोटर व्हीकल तो खरीदी है, लेकिन हमने उधार पे कुछ जो है हमने कैश दे दिया है और कुछ जो है हमने उधार रखा है। नेक्स्ट लिखना, paid salaries by check, paid salaries by check, paid salaries by check rupees 30,000। एक और एंट्री दिखेगी, जरा देख लिख लेना। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 21। कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, कैश वॉज फाउंड बाय रुपीज 750।
नेक्स्ट लिखोगे मिस्टर सलीम का भी हो गया और उसकी पेमेंट के अंदर आ गया। फिर नेक्स्ट लिख लो एक और। हाँ, सर सोल्ड एंड सैलरीज पे हो चुका 13 वो कैश के जरिए था, ये चेक था? चेक तो वो भी चेक ही था, सैलरीज वाला। यस चेक बनी है देखो, यस जैसे ये 13 सही। एक और मतलब नेक्स्ट अभी जो मैं कह रहा था, क्या अभी लास्ट वाली क्या लिखी? कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, है ना, रुपीज 750। नेक्स्ट लिखना सोल्ड एन ओल्ड कंप्यूटर। सही तरह लिखिएगा बेटा, सोल्ड एंड ओल्ड कंप्यूटर, गुड्स नहीं है, सोल्ड एंड रुपीज 10,000। फिर एक और ट्रांजेक्शन लिख लेना, कैश वॉज फाउंड ओवर। कैश वॉज फाउंड ओवर रुपीज 500। कैश वॉज फाउंड ओवर। हाँ, नेक्स्ट लिखोगे इसके बाद हाँ, रिसीव अ लोन फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट है बेटा, रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम बैंक रुपीज 1,50,000। एक बैंक से लोन लिया हमने 1.5 लाख रुपए का। नेक्स्ट लिखोगे हाँ, रिसीव कमीशन इनकम। रिसीव्ड कमीशन इनकम रुपीज 15,000। रिसीव कमीशन इनकम तो रुपीज कितना? नेक्स्ट लिखोगे कितनी हो गई? 25 हो गई, 25। नेक्स्ट लिखिएगा हाँ, एक और ये लिखिएगा, पेड मोटर एक्सपेंस। पेड मोटर एक्सपेंस बाय चेक रुपीज 7,000। पेड मोटर एक्सपेंस बाय चेक रुपीज 7,000। पेड मोटर एक्सपेंस बाय चेक रुपीज कितना बेटा? एक बात ये हो गई। अच्छा, दूसरा, जहां पे आप लोग ये नोट्स बना रहे हो या जहां पे तुम लोग जो है वो पॉइंट्स लिख रहे हो, तो इससे तुम्हारा थोड़ा सा और भी जो नए स्टूडेंट्स हैं स्पेशली और जो पुराने, ये एक चीज जो है जरा हेडिंग मार्क करके लिख लेना, जहां पे तुम लोग पॉइंट्स बना रहे हो, इसके बीच में नहीं, कहीं और हेडिंग डालना जरा, कॉन्ट्रा अकाउंट्स। कॉन्ट्रा अकाउंट्स, तो ये आपके लिए एक फायदा हो जाएगा, जरा जल्दी याद हो जाएगा और इसको याद कर लोगे। कॉन्ट्रा का मतलब है ऑपोजिट अकाउंट्स। कॉन्ट्रा अकाउंट्स या ऑपोजिट अकाउंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक चीज लिखी हुई महफूज हो जाएगी बच्चे तुम्हारे लिए। सर क्या? सबसे पहले ये आपने लिखा परचेजेस। जैसा कि हमें पता है कि जो हम गुड्स खरीदते हैं उसको हम परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, तो याद रख लेना, परचेजेस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इज रिकॉर्ड इन डेबिट साइड। परचेजेस कहां पे रिकॉर्ड होती है? याद रख लेगा,
इस परचेजेस के दो कॉन्ट्रा अकाउंट है मेरा बेटा, जो परचेजेस को कम करते हैं। एक का नाम है परचेज रिटर्न और एक का नाम है परचेज। तो एक जरा सा आपके पास एक बहुत ही अच्छी तरीके से आज की सारी चीजों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है, सारे स्टूडेंट्स आर रिटर्न आउटवर्ड, जो हम वापस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। परचेज डिस्काउंट का दूसरा नाम है, परचेज डिस्काउंट का दूसरा नाम है डिस्काउंट बच्चों रिसीव्ड। क्या नाम है? डिस्काउंट रिसीव्ड। पहला अकाउंट क्या था? परचेजेस। परचेजेस हमेशा कहां पे रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड पर। परचेजेस हमेशा कहां पे रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड पर। नेचर अभी ये जरूर लिख लो कि परचेजेस कहां पे लिखा जाती है? डेबिट रिकॉर्ड। डीआर का मतलब, तो परचेज रिटर्न हमेशा कहां पर लिखी जाएगी? इससे कि इसका ऑपोजिट है, तो ये क्रेडिट में लिखी जाएगी। और परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा हमेशा हमेशा हमेशा। यूं लिख लो तो जरा बेहतर हो जाएगा, तो वहां पे एक रिकॉर्ड में रखेगा। फिर दूसरा जो आपके पास अकाउंट है दैट इज सेल्स अकाउंट। सेकंड कौन सा है? सेल्स इज ऑलवेज, सेल्स का नेचर है रेवेन्यूज, पता होगा। सेल्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकॉर्डेड इन, वेरी गुड बेटा, क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। सेल्स हमेशा हमेशा कहां लिखी जाती है? रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट में लिखी जाती है। तो मालूम ये हुआ कि सेल्स के दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं। एक का नाम है सेल्स रिटर्न और एक और कॉन्ट्रा अकाउंट है सेल्स। सबसे ज्यादा यूजुअली बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। सेल डिस्काउंट का नाम है डिस्काउंट अलाउड। जब सेल्स कहां पे रिकॉर्ड होती है बच्चों? तो उसका ऑपोजिट अकाउंट कहां पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट में। ये याद रख लोगे तो एक जरा सा बहुत जल्दी एंट्रीज आपके ग्रिप में आ जाएंगी। हेलो, बात आवाज आ रही है? तीसरा एक अकाउंट लिख लीजिएगा, वो था कैपिटल का अकाउंट। किसका अकाउंट था बच्चों? कैपिटल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। और कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, दैट इज ड्रॉइंग्स। एंड ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकॉर्डेड इन। तो यूजुअली ये 5 अकाउंट, जो ये 5, आई मीन टू से दैट ये 5 कॉन्ट्रा अकाउंट बहुत ज्यादा यूजुअली तुम्हें दिखेंगे। जरा बताइएगा नेक्स्ट कौन सी ट्रांजैक्शन बनाई थी आप लोगों ने? लास्ट हमने कहां तक बनाई थी? 16 तक बनाई थी।
16 बन गई है, बनानी है? बनना चाहिए। बनानी है। बनना चाहिए। 17 पढ़ो। कैश विड्रॉन बाय ओनर, जब वो फॉर पर्सनल यूज के लिए जब वो लिखाएगा तो उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ड्राइंग्स कहते हैं, और उसने कैश विड्रॉ करा है। कितना अमाउंट था? 25,000। तो याद रखिएगा, ड्राइंग्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड होगा। रूल्स के लिहाज से बात करें तो हमारे पास ये कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल है, और एक एसेट डिक्रीज हुआ। 7 रूल्स लिखिएगा। पहले सवाल में सिर्फ लिखेंगे, बाकी फिर डायरेक्टली बनाएंगे। तो ये पहले सवाल के अंदर लिखे जा रहे हैं। एक कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स आ गया और कैश क्रेडिट हो गया। बॉस ने जो है 25,000 रुपए बोला कि एक जो है एनवलप में डाल के रख देना, घर में लेकर जाने हैं ना। 18 पढ़ो। Cash received from Mr. Salim, ₹75,000 and check ₹110,000. मेरे ख्याल से मिस्टर सलीम को कितने ही गुड्स बेचे थे? अब ये हिसाब है मिस्टर सलीम का, आप लोग जरूर बनाइएगा। कितने ही गुड्स बेचे थे हमने? 5 लाख। 5 लाख। उसमें से 50,000 रुपए गुड्स उसने, तो उसका बैलेंस रह गया बच्चों 4.5। उसमें से उसने 2 लाख का, मेरे ख्याल से ना 2.5 लाख का 2,50,000 उसने हमें चेक या कैश भेज दिया था। तो मेरे ख्याल से बैलेंस रह गया था अमाउंट। इधर तक सबके क्लियर है? अब एंट्री पढ़ो, क्या कैश भेज रहा है? 75,000 का उसने कैश भेजा बच्चों। 110,000। तो मेरे ख्याल से 1,25,000 बच गया। और चेक कितने का भेजा है? 1,10,000। यानी कितने कम दिए हैं बच्चों? 15,000। वेरी गुड। ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है तुम्हारे लिए, ये खुद प्लस माइनस करना पड़ेगा। और अब इसकी एंट्री कुछ इस तरह बनेगी कि हमारे पास कैश आया और हमें, मैं लिखवा दूंगा, इसकी भी एक वो डेफिनेशन लिख लेना। कैश ही आया, बैंक यानी कि चेक भेजा, और जाहिर सी बात है हमने एग्री करा होगा, जब भी तो हमने एक्सेप्ट करा होगा, तो और हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक कस्टमर है जो कि हम इसको रिटेन करना चाह रहे हैं। हम इससे कोई पिछले 20 सालों से काम करते हुए आ रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि ये हमारा, हम जो है ये इस कस्टमर को हम लूज कर दें। उसको आपको फेवर देनी पड़ेगी ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो खुद भी आए और साथ हो सकता है किसी को रेकमेंड भी कर दे, और ये आपको करना पड़ेगा। कैश आ गया, बैंक आ गया, और हमें उसको सेल्स के ऊपर हमें डिस्काउंट देना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कि ये हमारे कहने से हुआ होगा। डेफिनेटली हमारे कहने से हुआ होगा, और मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं कि हमने दिया क्यों, कि हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी भी नहीं है। मिस्टर सलीम यानी उसका अकाउंट हो गया नेल बाय 2 लाख ना, और 15,000 रुपए का सेल्स डिस्काउंट आ गया। जरा देखना एंट्री टैली है। 75 प्लस 110 प्लस 15, 75 प्लस 110 प्लस 15,000। एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी, चाहे मैं बोलता हूं 50 डेबिट हो और 1 क्रेडिट हो, लेकिन हमेशा हमेशा इक्वल आएंगे। 1 रुपए का फर्क, 1 पैसे का फर्क नहीं हुआ। 50 क्रेडिट हो और उसके अगेंस्ट में 1 डेबिट हो, इक्वल आएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। रूल्स के लिहाज से बात करो तो एक एसेट ये इंक्रीज हुआ, एक एसेट ये इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस भी हो गया मेरा बेटा, और एसेट भी डिक्रीज हो गया क्योंकि पैसे रिसीव्ड हो गए, हिसाब किताब क्लियर हो गया। ये जरूर लिखिएगा जो एरो बना रहा हूं, बार बार रिपीटेडली कह रहा हूं, इसके ऊपर सारा गेम है ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए। 19th एंट्री क्या थी?
purchase motor vehicles rupees 3,50,000. आपने क्या परचेज करा भाई? Motor vehicle 3,50,000। बॉस ने 3.5 लाख रुपए का कोई मोटर व्हीकल खरीदा है, लेकिन उसको कैश कितना दिया बच्चों? 1,25,000. गुड, 1,25,000। तो बैलेंसिंग अमाउंट जो है हम कुछ दिनों बाद देंगे, 225. तो वो कहलाता है लायबिलिटी। 2,25,000। कोई जानने वाला होगा तो उस सप्लायर का नाम नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा होता तो जरूर लिखते। सर रूल वाइज क्या हुआ है? एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट और लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई है भाई। एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। 20th वाली पढ़ना, वापस से वही एंट्री आ गई, वो रिपीट होने वाली। सैलरीज एक्सपेंस, नाम से पता है जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होंगे डेबिट रिकॉर्ड बाई चेक था। Yes. कोई बताएगा अमाउंट? 30,000. 30,000 से हमने ये एंट्री पास कर दी बच्चों। एक एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और एक एसेट डिक्रीज हुआ। 21st पढ़ोगे जरा। अब ये जरा सुनो, इतने लाखों करोड़ों रुपए के कारोबार में डेली बेसिस के ऊपर 200, 300, 400 रुपए का एक डिफरेंस आता है, लेकिन एक लिमिट बांधी हुई होती है। हाँ, जैसे अब मेरी शॉप है, उसके अंदर रोजाना माशाल्लाह 500, 700, 500, 700 रुपए कम आते हैं डेली। अब क्या है, रात को कौन लड़ने बैठे 500 का गए 300, 400, लेकिन एक लिमिट है 500, 600। ये नहीं कि बोले आज 5,000 गायब हो गए, आज 10,000 गायब हो गए, तो उसके लिए तो फिर बैठना पड़ेगा भाई कि ये क्या हो रहा है। और ये होता क्या है कि कोई खाने पीने वाला कोई आइटम वाला आ गया, अब बॉस तो हर वक्त तो है नहीं, अब भूख लगी है, सेल्समैन ने देखा जेब में पैसे है नहीं, तो उसने क्या करा, सेव में से 150 रुपए के आलू के जो है कुछ समोसे खा लिए या चाय पी ली और उसके पैसे दीजिए। और उसकी अच्छी नियत थी माशाल्लाह कि इंशाल्लाह शाम तक जाते हुए पैसे डाल दूंगा। और फिर वो बहुत प्यारी सी एक्टिंग करता है रात को, कह रहे ये 200 रुपए कहाँ गए, हालांकि खुद ने खाए थे। वो सब हमारे सामने ही बोले जा रही ये 300, 350, 200, 400। अभी रात को घर जाते 10-11 बजे हिसाब रिकॉर्ड के अंदर पूरा हिसाब तो मिल रहा होता है 200-400 रुपए के लिए। अब क्या करा जाए, तो ये हमारे यूज टू है। अपना एक पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, हमेशा कैश वॉज फाउंड शॉर्ट ही आता है माशाल्लाह, कभी ओवर नहीं आया। हालांकि बुक्स में तो खैर दोनों ही लिखी हुई है, लेकिन अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। 20-25 साल से कारोबार है, कभी साला कैश, एक दफा कैश आ गया ज्यादा, ये भी एक तफरी सुनो, आया अकाउंटेंट में, सर 25,000 ज्यादा आ रहे हैं। मैंने कहा जाके बैठ जाओ, उधर थोड़ा सा एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज होता है। बोला 25,000 रुपए ज्यादा हुए हैं, यानी उसका ये कहने का मकसद है, वो इंप्रेशन ये डालना चाह रहा था कि 25,000 रुपए मैंने अपनी जेब से डाले हैं। तुम्हारी शक्ल है 25 रुपए की है। वो हुआ ये है कि कोई सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कोई सूट बिका होगा तो साले ने लिखा नहीं है, यानी सेल्स जो है अंडर वैल्यूड लिखी है। 2 लाख रुपए की सेल है, वो 2 लाख की सेल नहीं है, वो 2,25 की सेल है बेवकूफ। उसमें 25,000 रुपए वो लेकर आ रहा है कि सर 2 लाख की सेल है और सेव में से कितने निकलने आज? अबे 1 रुपया ज्यादा नहीं निकल सकता, 25,000 रुपए ज्यादा हो रहे हैं वो। अच्छा, जितना बड़ा अमाउंट होगा ना उसको रिकंसाइल करना इतना आसान है बेवकूफो। जितना बड़ा अमाउंट है वो इतनी जल्दी सेकंडों में मिल जाएगा। आप आके बोल लो 50 लाख गायब हो गए,
कोई तफरी चल रही है क्या बेवकूफों? तुम आगे बोले यार सर एक काम हो गया, 50 लाख कम पड़ रहे हैं, 50 लाख का गायब हो गए हैं। अब बोलो सर 200 ऐसा ऑड नंबर लेकर आए, 130 रुपए गायब है सर। अब कौन दिमाग लगाएगा उधर? खा पी गए होगे साले। ये ज्यादातर क्या होता है, कोई कस्टमर है उसको एक्सचेंज में पैसे देने, रिटर्न में पैसे देने, और सेव में पैसे है नहीं, सही है? तो क्या करा सेल्समैन ने, होशियार बन के अपनी जेब से निकाल के अच्छा बनने के लिए 250 रुपए दे दिए। सर ये अभी तो इनको दे दे, फिर बाद में करते हैं। 250 दे दिया उसने, और सेव में से निकाल ली 500, और नियत ये कर ली माशाल्लाह वही अच्छी वाली कि अभी खुले करवा के वो दलेंगे नहीं, और रात को फिर एक खूबसूरत सी एक्टिंग होगी, 250 कम पड़ रहे हैं। आप समझ में आई बात? आगे बढ़ जाओ। तो ये क्या है, कैश वॉज फाउंड शॉर्ट लिखा है ना, तो कैश तो हमेशा होगा क्रेडिट, और एक टाइटल का नाम लिखा है अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने, कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट डेबिट। एक अकाउंट बनाया है डमी फॉर द टाइम बीइंग, कितना 750 ना, फिर कह रहा हूं, लेकिन एक बहुत माइन्यूट सा अमाउंट होता है। कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। सर इसकी नेचर एसेट तो हो गया डिक्रीज, सुनिएगा जरा, कि एसेट तो हो गया भाई, मिलियनर ना, हिसाब मिलियनर, 750 रुपए कम हुए, तो ये इसकी नेचर हो जाएगी एक्सपेंस। मैंने आगे जाके एक और एंट्री लिखवाई थी, जरा देखिए, कैश वॉज फाउंड ओवर, देखिएगा जरा, नंबर बताओगे? 23। ये 23 वाली अब डायरेक्ट बना रहा हूं। कैश वॉज फाउंड ओवर कितने से? 500। इस एंट्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, पहले इधर देख लीजिएगा, कैश डेबिट, कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट क्रेडिट, बहुत आएगा, आगे भी काम आएगा FR1 वगैरह में। क्या चीज? नहीं, ये तो लिखा है कैश वॉज फाउंड ओवर, लिखा है ना, सही लिखा है इंग्लिश? क्या हो गया? ये है कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, और ये क्या लिखा है? यानी कि ओवर हो गया है, तो ये एसेट इंक्रीज हो गया, और ये रेवेन्यू इंक्रीज हो गई, ये रेवेन्यू कहलाता है। नहीं यही बात समझ में? मैंने डायरेक्ट 23 की एंट्री बना दी यार, ताकि दोनों को एक साथ समझा दूं, बहुत ढीले हो यार। 21 वाली एंट्री देखो भाई, कहां घूम गए पता नहीं। 21 वाली एंट्री देखो, कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, यानी कि सेव में से कैश 750 रुपए कम हो रहा है, तो इसकी एंट्री बना दी। और कुछ दिनों बाद कैश 500 रुपए से गलती से ज्यादा हो रहा है, तो कैश डेबिट, कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट क्रेडिट। 22 पे क्या बनी है? 22 पर सोल्ड एंड ओवर कंप्यूटर ऑन अकाउंट या कैश पे लिखा है? कैश, कैश डेबिट बच्चों, ये सेल्स नहीं है बेटा। 10,000 कंप्यूटर क्रेडिट, यानी पता ये चला कि जब एसेट परचेज करते हैं तो अपने नाम से ही डेबिट होता है, और जब जाता है तो अपने नाम से ही क्रेडिट होता है। एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हुआ, एक एसेट इंक्रीज हुआ बच्चों, और एक एसेट डिक्रीज हुआ है।
सही कैश शॉर्ट एंड ओवर अकाउंट की कोई डिफाइंड नेचर नहीं। वो असल में ड्यूल नेचर है ना। अगर अंडर हो गया तो एक्सपेंस बन जाएगा, ओवर हो गया तो क्लोज हो जाता है साल के आखिर में। कितनी ट्रांजैक्शन हुई? 23। इसके बाद क्या है? कोई और लिखवाइए, लिख लेना जरा डायरेक्टली। जब 23 तक बना ली 23 तक सबने कॉपी कर ली है। 24 की हेडिंग डाल के लिख लेना। लोन हमेशा बैंक में आता है बेटा, बैंक डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट, और बैंक लोन भी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। नहीं, लोन पेबल अकाउंट पेबल बेटा उसको लिखते हैं जिससे हम गुड्स उधार लेते हैं। याद रखना बेटा, जिससे हम गुड्स उधार लेते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? अकाउंट। लेकिन अगर जिससे लोन लेते हैं, एक सबसे बड़ा फर्क, हम गुड्स लेते हैं उधार, गुड्स लेते हैं और वापस क्या किस फॉर्म में करते हैं बच्चों? कैश की फॉर्म में। और बैंक से लोन लेते हैं कैश की फॉर्म में और कैश की फॉर्म में ही वापस करते हैं। नहीं यही बात समझ में? जिस चीज का हम कारोबार कर रहे हैं, फ्रिज एसी वगैरह, हायर वालों से, डॉलेंस वालों से, सबसे क्या लिया? माल खरीदा उधार, 5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, आ गया गुड्स, अब उसको क्या दोगे? कैश की फॉर्म में दोगे। लेते क्या हो? शुक्र है, थोड़ा एक्टिव तो सुना करो यार, बिल्कुल ऐसा लगता है लाल स्कूल या पीले स्कूल में पढ़ा रहा हूं। भाई उससे लिए क्या है हमने और उसको दे क्या रहे हैं? एक बात, ये टॉपिक खत्म हो गया। ये होता है अकाउंट्स पेबल। बैंक हमें कोई फर्नीचर वगैरह नहीं देता, बैंक से हम क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। और वो लोन किस फॉर्म में देता है और रिटर्न भी किस फॉर्म में लेता है? ये मैं अर्ज कर रहा था, शुक्र अल्लाह का। लिख लो, बैंक डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट। 24 है ना? खत्म? 2 बजे बता दो जल्दी। रिसीव्ड कमीशन इनकम ₹15,000। कमीशन इनकम क्या हुआ? कहीं पे आपने कमीशन पे कोई चीज जो है बेची होगी, तो आपने देखा होगा ना, आपके घर के पास भी माशाल्लाह है उसकी परचून की दुकान, और साथ जो है वो घरों को रेंट पे भी दिलवा देता है माशाल्लाह। काम उसका किस चीज का है? लेकिन उसको सब पता है कि कौन सा घर खाली हुआ है और कौन से घर जो है रेंट पे जा रहा है। तो साथ साथ वो क्या कर रहा है? ब्रोकरी का काम भी कर रहा है साथ, जो पैदा हो जाए। क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट, रिसीव क्या है? रिसीव कमीशन इनकम ना? कैश डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट। रूल वाइज बताओगे क्या हुआ है? कितना अमाउंट है? कोई? वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ और गुड। नेक्स्ट बताना इसके बाद वाली। मोटर एक्सपेंस वो तो आसान है, शायद बना सकते हो क्या? मोटर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये कौन सी 20 और ये 25 है? देख लो जरा कितना है मोटर एक्सपेंस। भाई कैश है? भाई चेक है? कोई बताएगा रूल वाइज क्या हुआ है बेटा? एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है। आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत ज्यादा हो गया है। सबको काम क्या करना है? ये पूरी 26 एंट्रीज को वापस से देखकर आना है, पूरी 26 ट्रांजैक्शंस को। और इसको देखने का तरीका कार क्या है कि सबसे पहले रूल्स याद करने, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बार बार कह रहा हूं, कल हमारी अगर क्लास होगी, मुझे टाइम टेबल का नहीं पता, तो उसमें आप लोग पहले
फोटोकॉपियर से हैंडआउट लेते आओगे, इससे क्या हर सवाल तो डिक्टेट नहीं हो सकता, तो एक फोटोकॉपियर से हैंडआउट लोगे और एक मेरा, बल्कि एक काम कर लो ना, फोटोकॉपियर से वो हैंडआउट तो बाद में लेना, सबसे पहले वो बुक ले लो। बुक ली है किसी ने? नहीं, मेरा हैंडआउट जो है नीचे है अवेलेबल। जी एडमिन वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। चले, ओके, अल्लाह हाफिज।